हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी की डेली समरी में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे 5th एंड 6th ऑफ अक्टूबर की पीआईबी की डेली समरी। आपको इस वीक में डेली वीडियोस नहीं मिल पाए हैं पीआईबी के, लेकिन आपको अभी दो दिन के वीडियोस में एक में बनाकर आपको सारा डेटा प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, इसके बाद भी हम क्या करेंगे कि ऑल्टरनेट डे पर अब पीआईबी की समरी को रखेंगे। 2 दिन के जो है डेटा आपको एक वीडियो में ऑल्टरनेट डे पर मिल जाया करेगा। उससे क्या होगा कि आपके पास भी जैसे ज़्यादा समय नहीं होता है कि आप डेली वीडियोस ये लंबे लंबे देख सके, क्योंकि पीआईबी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी, तो वीडियो भी लंबा हो ही जाता है। ऑल्टरनेट डे पर मिलेगा तो आपके पास 2 दिन रहेंगे उस वीडियोस को देखने के लिए, तो आप अच्छे से सारी चीज़ें कवर भी कर पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्पज़ से। अगर आप कोई भी दिन का मिस करते हैं तो एग्ज़ाम में आप नहीं समझ पाते कि कौन सा इंपॉर्टेंट डेटा आपकी तरफ से मिस हो रहा है। ठीक है, तो आपको मिस कुछ भी नहीं करना है। ऑल्टरनेट डे पे हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप सारा देखिए। सारी चीज़ें आपके लिए एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला वीडियो है वो आज का सबसे पहला हमारा आर्टिकल है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का। क्या है ये आर्टिकल? इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है शुगर के मामले में, और सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है शुगर के लिए। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है चीज़ें याद रखने के लिए। कहीं भी आप इंडिया के रैंक यहाँ बता सकते हैं। रिकॉर्ड यहाँ पर इंडिया का ये रहा है कि 5000 लाख मिलियन टन शुगर केन प्रोडक्शन यहाँ पर इंडिया में हुआ है 2021-22 ड्यूरेशन में। ठीक है, जिसमें से 35 लाख मिलियन टन शुगर यूज्ड टू इथेनॉल प्रोडक्शन। इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि 35 को केवल इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया है, और 359 जो है शुगर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वैसे भी अभी यहाँ पर इथेनॉल का प्रोडक्शन जो है बढ़ता जा रहा है, इसका यूज़ एक्चुअली बढ़ता जा रहा है, और ये ग्रीन एनर्जी के लिए यूज़ किया जा रहा है। अगर आपने ये वर्ड पहली बार सुना होगा तो जो वीडियोज़ पहले से देखते हुए आए हैं हमारे, उन्हें पता होगा इसका मतलब क्या है। और ये अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो आप ये मान लीजिए कि इससे रिलेटेड एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको किसी भी एग्ज़ाम में आने वाले देखने को मिल सकता है। अगर आपको इसका मतलब नहीं पता है तो मैं शॉर्ट में भी आपको बता दूंगी, बाकी मैं इसे टाइमली वीडियो में कवर करती रहती हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो शुगर प्रोडक्शन में 35 लाख मिलियन टन यूज़ किया जा रहा है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, बाकी 359 यूज़ किया जा रहा है शुगर प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, थोड़ा सा और पहले हम डेटा देखेंगे, फिर आपको बताऊंगी वो क्या होता है। रिकॉर्ड यहाँ पर हाईएस्ट रहा है एक्सपोर्ट का, 109.8 लाख मिलियन टन यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया है, जिससे टोटल अर्निंग जो इंडिया को हुई है वही हुई है 40,000 करोड़ की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए कि इथेनॉल प्रोडक्शन जो यहाँ पर किया गया है शुगर इंडस्ट्री के द्वारा, तो इसका सेल करके 18,000 करोड़ का यहाँ पर इन्होंने बेनिफिट लिया है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट से इतना लिया है, प्लस यहाँ पर इथेनॉल प्रोडक्शन से इतना इन्होंने प्रॉफिट लिया है। ठीक है, इथेनॉल प्रोडक्शन की अगर बात की जाए तो देखो क्या होता है, शॉर्ट में पहले आपको बता देती हूँ। अभी ग्रीन एनर्जी के लिए कैसे यूज़ किया जा रहा है। अगर अभी पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल के दाम जैसे कि बहुत ज़्यादा हैं, और पेट्रोल ऐसी चीज़ है जो डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो अभी पहले क्या हो रहा था कि पेट्रोल जो है 100% यूज़ किया जाता है किसी भी गाड़ी के लिए, या इवन बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब क्या किया जा रहा है कि जो पेट्रोल होता है उसमें 100% पेट्रोल ना होके 10% इथेनॉल होता है, और 90% यहाँ पर पेट्रोल होता है। और होता क्या है कि जो इथेनॉल होता है वो पूरा एक्चुअली बर्न हो जाता है। ठीक है, वो कुछ भी लास्ट में नहीं छोड़ता है, अवशेष कह सकते हैं जिसे। तो उससे क्या होता है कि प्रदूषण कम होता है। जो पेट्रोल होता है वो काफ़ी सारा यहाँ पे प्रदूषण छोड़ता है, बट इथेनॉल नहीं छोड़ता है, वो पूरी तरह बर्न हो जाता है। तो ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही हेल्पफुल है। इन्वायरमेंट उससे काफ़ी हमारा प्रोटेक्ट होगा। ठीक है, इसीलिए इस चीज़ को बढ़ावा दिया जा रहा है। पहले इसका रेशियो जो है पेट्रोल में कम किया गया था, जैसे 5%, फिर उससे थोड़ा सा बढ़ाया गया 8%, अभी करेंटली जो है 10% वो अचीव कर चुका है। ठीक है, तो इसी चीज़ के लिए फिर इसे बढ़ावा दिया जा रहा है, और इथेनॉल का प्रोडक्शन शुगर केन के द्वारा होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या होता है। अब ये जो प्रोडक्शन हो रहा है इसकी कैपेसिटी, शुगर केन से हमें मोलासिस जो है प्राप्त होता है, उसी से फिर बनता है इथेनॉल। ठीक है, तो 605 करोड़ लीटर पर एनम एंड ये जो है यहाँ पर अभी किया जा रहा है। ठीक है, आगे का टारगेट भी बताया जा रहा है कि जैसे अभी 10% यहाँ यूज़ किया जाता है पेट्रोल में, आगे का जो टारगेट है हमारा इंडियन गवर्नमेंट का वो ये है कि 20%
यहाँ पर इथेनॉल को यूज़ किया जाए पेट्रोल में, ठीक है। तो जो रेशियो रहेगा 20% इथेनॉल का रहेगा और 80% पेट्रोल का रहेगा। तो ये टारगेट यहाँ पर रखा गया है 2025 तक का, ठीक है। तो ये टारगेट भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, आपको डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जाता, डिस्क्रिप्टिव में आप इसे लिख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ही अलग है, आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है। देयर इज़ एन ऑप्टिमम क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस की बात की जा रही है शुगर की, वो 60 लाख मिलियन टन यहाँ पर रहा है, ठीक है। डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो 2.5 मंथ तक की रिक्वायरमेंट उससे पूरी हो सकती है, इतना यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है, ओके। तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जब हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये आर्टिकल है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ये आर्टिकल है DFS मॉडिफाइड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये एक स्कीम है, इसे मॉडिफाई किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, कोलेटरल फ्री लिक्विडिटी के लिए ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या हुआ है वो हम देखेंगे, मॉडिफिकेशन क्या किया गया है। टू एनहेंस द मैक्सिमम लोन अमाउंट एलिजिबिलिटी फॉर एयरलाइंस के लिए पर्टिकुलरली मॉडिफिकेशन किया गया है। ECLGC 3.0 to 100% of their fund based और नॉन फंड बेस्ड लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन द रेफरेंस डेटेड। या तो 100% फंडिंग उन्हें दी जाएगी या फिर 1500 करोड़ विच एवर इज़ लोअर, जो भी लोअर रहेगा वो। तो आपको पूरे आर्टिकल में सिर्फ इतना याद रखना है कि पर्टिकुलर एयरलाइंस के लिए मॉडिफिकेशन हुआ है 100% फंडिंग या 1500 करोड़, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सिर्फ इतना आपके लिए काम की चीज़ें, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आ सकती हैं। ऑल अदर क्राइटेरिया जो रहेंगे वो सेम रहेंगे जो पहले के रहे आए हैं। पहले इसके जो है मार्च 2022 में इसको एक्सटेंड किया गया था, बजट में ये चीज़ अनाउंस की गई थी। अभी अगर बात की जाए तो द एलिजिबल बोरोअर वर परमिटेड टू अवेल अप टू 50% ऑफ देयर हाईएस्ट टोटल फंड एंड नॉन फंड क्रेडिट आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 400 करोड़ पर बोरोअर यहाँ पर 400 करोड़ तक का यहाँ पर आपको अलाउड है फंड, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट में अगर आप देखें कि ये होता क्या है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम इसका पूरा नाम है। स्कीम मई 2020 में अनाउंस की गई थी। मुद्रा के लिए ये पर्टिकुलर यहाँ पर अनाउंस की गई थी। इसमें फंडिंग की बात की जाए तो एडिशनल फंडिंग 3 लाख करोड़ तक की दी जा सकती है जो एग्जिस्टिंग बोरोअर होते हैं उनको, ठीक है। तो इतनी चीज़ें बस आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है IFSC अथॉरिटी का। कमेटी यहाँ पर एक एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म की गई थी, किसके लिए, सस्टेनेबल फाइनेंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और जितनी भी कमेटीज़ बनती हैं उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आपको देखने के लिए ज़रूर मिलता है। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहला तो ये कमेटी किसके द्वारा हुई है, IFSC के द्वारा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है कि ये किस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तो सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए है, ठीक है। थर्ड चीज़ कि किसने इसे जो है चेयर किया है, तो CK मिश्रा, इनका नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। द कमिटी वॉज चेयर्ड बाय श्री CK मिश्रा, फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो अपन को इनका नाम याद रखना है, सस्टेनेबल फाइनेंस याद रखना है और IFSC याद रखना है। सिर्फ इतनी चीज़ें आप यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी थोड़ा सा शॉर्ट में देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया है। तो इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें रिकमेंड की हैं सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए, प्रोडक्ट पॉलिसी और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंस को फोकस यहाँ पर किया जा रहा है। सम इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन क्या रहे हैं, वॉलेंट्री कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क फॉर ट्रांजिशन बॉन्ड, इनेबलिंग डी रिस्किंग मैकेनिज्म, प्रमोटिंग रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फॉर ग्रीन फिनटेक पर्टिकुलर, ठीक है। ये जो भी वर्ड है आपको लगे तो आप पर्टिकुलर वर्ड पे भी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उस पर शॉर्ट नोट भी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। इसकी अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ कवर कर दी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, बट नए नए क्या वर्ड यहाँ पर बताए गए हैं केवल इन्हें हमने यहाँ पर शामिल किया है ताकि आपको एटलीस्ट वर्ड्स पता हो, ठीक है। तो ग्रीन फिनटेक हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। कमिटी ऑल्सो प्रपोज सेटिंग अप अ डेडिकेटेड MSME प्लेटफॉर्म फॉर सस्टेनेबल लैंडिंग के लिए पर्टिकुलर MSME प्लेटफॉर्म को भी उन्होंने सजेस्ट यहाँ पर किया है कि होना चाहिए। द कमिटी रिकमेंड्स टू फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स सच इज कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड, ग्रीन सिक्योरिटाइजेशन,
और ब्लेंडेड फाइनेंस अमंग अदर्स। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए कैटास्ट्रॉफी बॉन्ड क्या होता है, तो ये एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप अगर यहाँ देखेंगे नेचुरल हजार्डस जो भी होते हैं उसके लिए री इंश्योरर को ये दिया जाता है। ठीक है, और इसकी अभी बात की जाए तो ये बहुत बड़े लेवल पे अभी चल रहा है, $14 बिलियन इन 2021 में ये हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट 3 क्वार्टर की बात की जाए तो कंबाइनली सारा सस्टेनेबल डेट की अगर बात की जाए $779 बिलियन यहाँ पर रहा है। ग्रीन बॉन्ड की बात की जाए 2021 में तो ये एक्सपेक्टेड रहा है $6.4 बिलियन। ठीक है, सस्टेनेबल बॉन्ड 2021 द स्ट्रॉन्गेस्ट इशू सिंस द फर्स्ट इशू इन 2015। ओके, तो ये केवल जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने ऊपर बता दी, क्या क्या याद रखना है, किसने चेयर किया है, किसके द्वारा हुआ है, और सस्टेनेबल फाइनेंस, ये चीज़ें याद रखना है। ठीक है, तो 5 तारीख के केवल इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। अब हम 6 तारीख के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देखेंगे। 6 तारीख के जो पीआईबी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसमें सबसे पहला है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। ठीक है, क्या है ये, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात की जा रही है। अभी 14 स्टेट को प्रोवाइड किया गया है 7,183.42 करोड़ का। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट RDG, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। टोटल रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो अब तक रिलीज़ किया गया है, अब तक 50,283.92 करोड़ यहाँ पर दिया जा चुका है। टोटल जो 22-23 के बजट में पास किया है इतना टोटल फाइनेंशियल ईयर में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अभी जो ये इंस्टॉलमेंट है वो 7th इंस्टॉलमेंट दी जा रही है, और इस पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 7,183.42 करोड़ का। ठीक है, 14 स्टेट्स को ये दिया जाएगा। इतनी चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी है। 15th फाइनेंस की कमीशन पर ये प्रोवाइड किया जाता है। टोटल ये अमाउंट हम देख चुके हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए इतना रहेगा। टोटल 12 इंस्टॉलमेंट में ये पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत ये प्रोवाइड किया जाता है, आर्टिकल 275 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल भी पूछा जा सकता है कि ये किस आर्टिकल के अंतर्गत दिया जाता है। अब स्टेट वाइज भी यहाँ पर अमाउंट बताया गया है, तो आपके लिए सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें केवल आप ये देख सकते हैं कि अब हाईएस्ट जो है किस स्टेट को मिला है, क्योंकि ये बस इसमें पूछा जा सकता है कि हाईएस्ट किससे मिला है। तो देखिए, हम केवल स्टेट्स का देखेंगे। ठीक है, एक नज़र आप सबको देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा। केरला जैसे 1000 है, बाकी सब अभी 1000 के नीचे, और वेस्ट बंगाल ये 1100 है। तो यहाँ पर फिर ये देखा जा सकता है कि मतलब वेस्ट बंगाल को सबसे ज़्यादा अमाउंट मिला है, केवल ये आप इतना फिर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, KVIC का ये आर्टिकल है। यहाँ पर हाईएस्ट एवर सिंगल डे सेल यहाँ पर हो चुकी है 1.34 करोड़ एट CP आउटलेट न्यू दिल्ली में। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर आर्टिकल पब्लिश किया गया है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ हाईएस्ट वन डे की सेल है खादी की, और देखा जाए तो दिस ईयर ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को ये हुआ है। तो 2 अक्टूबर को ही क्यों हुआ है, गांधी जी का बर्थडे होता है, गांधी जी खादी को प्रमोट करते थे इसीलिए। ठीक है, अभी तक क्या हुआ था कि काफ़ी टाइम पे जैसे बार बार ये क्रॉस कर लेता था 1 करोड़ को, तो ठीक है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इसके पहले फिर क्या हुआ, 30 अक्टूबर 2021 को ये 1.29 करोड़ हुआ था, और इस बार तो पूरा ही रिकॉर्ड टूट चुका है, क्योंकि इस बार हो चुका है सिंगल डे सेल 1.34 करोड़ 2 अक्टूबर 2022 को हुई है ये। ठीक है, ये बता रहे हैं कि लास्ट टाइम पे लास्ट ईयर में इस टाइम हुई थी 1.01 करोड़, और ये 2022 में इतनी हो गई है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन एक आ सकता है कि अभी हाईएस्ट सिंगल डे सेल किस कंपनी ने या किस पर्टिकुलर जो है ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव की है, तब आप इसका नाम ले सकते हैं। ठीक है, इनका ही नाम आ सकता है प्रोडक्ट का कि कौन से प्रोडक्ट ने यहाँ पर की हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 5th असेंबली यहाँ पर होने वाली है न्यू दिल्ली में 2020 की, जो कि 17 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक रहेगी। इम्पॉर्टेंट केवल इतना है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ये 5th असेंबली है, और ये इंडिया में हो रही है, इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें 109 कंट्री के जो है लोग पार्टिसिपेट करेंगे। असेंबली विल डेलिबरेट ऑन की इनिशिएटिव ISA ऑन 3 क्रिटिकल इश्यूज़ पे ये डिस्कशन करेंगे। एनर्जी एक्सेस,
एनर्जी एक्सेस, एनर्जी सिक्योरिटी एंड एनर्जी ट्रांजिशन। ठीक है, ये अगर प्लानट के गोल की बात की जाए, एनर्जी ट्रांजिशन की बात की जाए, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। फॉलोइंग द 5th जनरल असेंबली 3 एनालिटिकल रिपोर्ट्स भी यहाँ पर लॉन्च की जाएंगी। तो इन रिपोर्ट्स का नाम क्या है? वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी रिपोर्ट, वर्ल्ड सोलर मार्केट रिपोर्ट, वर्ल्ड सोलर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि कौन कौन सी रिपोर्ट यहाँ पब्लिश की जाएंगी, या होने के बाद कि वहाँ कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की गई। तो आपको तीनों का नाम पता होना चाहिए। ISA की अगर बात की जाए तो इनका जो मिशन है $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट सोलर बाय 2030 तक इनका ये टारगेट है। यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में, हेल्थ में, ट्रांसपोर्ट में और पावर जनरेशन में पर्टिकुलर इसे ये ज़्यादा प्रमोट करेंगे। द साइनिंग एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ ISA, सबसे पहले स्टार्टिंग इसकी हुई थी 15 कंट्री के साथ 6 दिसंबर 2017 में। इंडिया में इसका हेड क्वार्टर है, इसीलिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ISA बिकम द फर्स्ट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन टू बी हेड क्वार्टर इन इंडिया। इंडिया के लिए पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो इंटरनेशनल है और इसका हेड क्वार्टर इंडिया में है। बाकी अभी तक सबके बाहर ही हैं, तो ये काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट था इंडिया के लिए उस टाइम पे। ठीक है, इसीलिए अगर इससे रिलेटेड कुछ भी अभी करंट में हो रहा है तो वो इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आज की जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सिर्फ इतने ही है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जाम में आपको हेल्प करेंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर हो सके। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम वीडियोज़ रेगुलर बनाने के लिए आगे भी मोटिवेट रहें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।